जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों सुबह सुबह आज हमने करी थी टॉप 100 जीके की क्लास और अब मैं लेकर के आ गया हूं जो आपके लिए साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास और बहुत ही शानदार प्रश्न आज की इस क्लास के अंदर होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखना है और जो है स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्नों की ओर। सुबह भी हमने जो है वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो आज भी अभी भी जो है 100 वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो 206 हड्डियां जो है मनुष्य के अंदर होती है, ये आपको पता होगा। अब दोस्तों 206 तो जब हम बड़े हो जाते हैं तब अपने पास हड्डियां होती है, लेकिन जो नवजात शिशु होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है, वो होती है लगभग 300। दोस्तों नवजात शिशु के अंदर 300 होती है। जैसे वो बड़ा होता जाता है तो हड्डियां आपस में मिलती जाती है और 2-3 हड्डियां मिलकर एक हड्डी मिला देती है, और जब वो बड़ा हो जाता है मतलब 14-15 साल का, तो लगभग उसके अंदर 206 हड्डियां बची रहती है। समझ आई। अगला है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 22 हड्डियां मनुष्य की खोपड़ी के अंदर, यानी कि मानव का जो कंकाल होता है, खोपड़ी होती है ऊपर का, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है, 22 हड्डियां होती हैं। अगला है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला तंतु क्या कहलाता है। भाई जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, वह तंतु क्या कहलाता है, वह कहलाता है लिगामेंट। क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। आपने कई बार सुना होगा कि लिगामेंट डैमेज हो गया, यानी कि हड्डी टूट गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे सामने अगला कि हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है। भाई हड्डियां जो होती है हमारी, उसको मांसपेशियों से यानी मसल से कौन जोड़ता है। तो टेंडन हमारी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़े रखता है। अगला है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम जो है लार के अंदर पाया जाता है। अगला है हमारे सामने कि मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो 12 जोड़े और 24 पसलियां पाई जाती है, यानी कि अगर एक जोड़े में कितनी पसलियां होती है, तो 2 पसलियां होती है, यानी कुल हमारे पास 24 पसलियां होती हैं। अगला हमारे सामने कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। स्टेपिस है, जो कि हमारे कान के भीतर पाई जाती है, वो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये होती है फीमर की, जो कि हमारी जो जांघ होती है उसके अंदर होती है, ठीक है। अगला है हमारे सामने के दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो दांतों और हड्डियों में जो, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि दांतों और हड्डियां किसकी बनी होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारे दांतों और हड्डियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या फिर ये इसी की बनी होती है। अगला आ गया हमारे सामने कि अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। जो हमारी अस्थियां होती है उनके अंदर सर्वाधिक कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो कैल्शियम फास्फेट जो है अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला है अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। दोस्तों हड्डी और पेशियों को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। अस्थियों और पेशियों को भी कौन जोड़ता है, टेंडन ही जोड़ता है। अगला हमारे सामने मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मतलब जब दांत टूटते हैं बचपन में, तो वो कितने दांत होते हैं जो टूट के एक बार फिर से उगते हैं। तो लगभग 20 दांत होते हैं। अगला हमारे सामने कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, यानी सबसे ज्यादा पाचन कहां पर होता है। तो छोटी आंत में मानव शरीर का सर्वाधिक पाचन होता है। अगला हमारे सामने कि शरीर में पाचन कहां से शुरू होता है। तो शरीर में पाचन मुंह से शुरू होता है, यानी आप मुंह से जब चबाना शुरू करते हो तो वहां वो लार के साथ घुलता है, फिर धीरे धीरे आहार नाल के द्वारा पेट के अंदर जाता है, वहां पर उसको HCl वगैरह मिलता है, वहां पर वो गलना शुरू होता है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होता है वो कहां से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है पाचन का। अगला हमारे सामने कि मानव की पाचन नली लगभग कितनी लंबी होती है, या आहार नाल कितनी लंबी होती है। तो लगभग 32 फीट लंबी होती है। अगला हमारे सामने कि मुख में स्टार्च और शर्करा के पाचन के लिए किसके द्वारा होता है। मतलब जो स्टार्च और शर्करा का पाचन जो है किसके द्वारा होता है मुख के अंदर। तो टाइलिन एंजाइम होता है, जो कि लार ग्रंथि द्वारा छोड़ा जाता है। तो स्टार्च और शर्करा का पाचन कौन करता है, टाइलिन एंजाइम करता है, जो कि लार ग्रंथि बनाती है। अगला हमारे सामने जीवाणु की खोज किसने करी थी, ल्यू वैन हुक ने जो है
है जीवाणु की खोज करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला हमारे सामने है कि जीवाणु की संरचना कैसी होती है। जीवाणु की संरचना छड़ रूपी होती है। कैसी होती है? कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? गोड़ाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोड़ाणु कहलाते हैं। देखो, जीवाणु की खोज किसने करी थी? ल्यू वैन हुक ने करी थी। जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोड़ाणु कहलाते हैं। अगले प्रश्न पर आ चुके हैं हम। अब अगला है हमारे सामने, सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है। अगला हमारे सामने कि तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो माइक्रोबैक्टीरियम जो है तपेदिक यानी टीबी ट्यूबरक्लोसिस का उत्पन्न करता है। यानी ट्यूबरक्लोसिस बीमारी किसकी वजह से होती है? माइक्रोबैक्टीरियम या फिर बैक्टीरिया की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन, दूध को दही में रूप में जमाने वाले जीवाणु कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलिन जो है दूध को दही में जमाता है। ठीक है, दूध को दही में कौन जमाता है? लैक्टोबैसिलस जमाता है। अगला हमारे सामने, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने करी थी? तो ये दिमित्री इवानोव्स्की ने जो है विषाणु की खोज करी थी। विषाणु यानी वायरस की खोज करी थी। अगला हमारे सामने है, हाइड्रोफोबिया रोग किस उत्पन्न होता है? जो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से हो जाता है, जिसके अंदर व्यक्ति को जो है पानी से भी डर लगने लग जाता है। तो ये किससे होता है? तो जो विषाणु है उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, अगला हमारे सामने है, चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज करी थी। अगला है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग एड्स है। एड्स होने का कारण क्या है? वायरस से ये होता है। एड्स कैसे फैलता है? असुरक्षित यौन संबंध एवं दूषित सुइयों के इस्तेमाल से जो है एड्स की बीमारी फैलती है। अगला हमारे सामने है, मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है। क्या है? कवक है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है भाई कि सबसे बड़ा बीजांड होता है, ये किसका होता है? साइकस का होता है। अगला है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। कौन सा? फुट एंड माउथ रोग। ये किसमें होता है? गाय और भैंसों के अंदर होता है। अगला हमारे सामने है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? यानी दूध को कौन पचाता है? रेनिन पचाता है। कौन पचाता है? रेनिन पचाता है। अगला हमारे सामने, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। अगला हमारे सामने है कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन उदर या पेट से होता है। दोस्तों, भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। यहाँ पर नया वर्ड आया है प्रोटीन, तो प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? ये उदर यानी पेट से शुरू होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि बचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का शोषण कौन सा अंग करता है? यानी हमारा जो भोजन होता है उसके अंदर जो विषैला पदार्थ बच जाता है उसका शोषण कौन करता है? यकृत द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से हमने देखा होगा कि जो हम दारू पीते हैं जो व्यक्ति, उनके क्या हो जाता है? यकृत खराब हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है? तो पेप्सिन जो है एंजाइम को किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में बदल देता है। अगला हमारे सामने है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा जो है पित्त जो है क्या करते हैं? उसे पैदा करता है। ये जमा कहाँ पर होता है? अगर आगे दिखता है क्वेश्चन, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। किसके द्वारा ये पैदा किया जाता है या फिर बनाया जाता है? तो यकृत द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय में जाकर ये जमा हो जाता है। अगला हमारे सामने है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से जो है पेसमेकर का संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पेसमेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। क्या होता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य होता है। अगला हमारे सामने है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम सोते हैं तो हमारा रक्तचाप यानी बीपी जो है कम हो जाता है या फिर घट जाता है। अगला है, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापी यानी कि जो ब्लड प्रेशर मापने की मशीन होती है उसे क्या कहते हैं? स्पाइग्नोमैनोमीटर या फिर रक्तचाप मापी। अगला हमारे सामने है कि जार्विक सेवन क्या है? यानी जार्विक सेवन क्या है? तो ये एक प्रकार का कृत्रिम हृदय या फिर आर्टिफिशियल हार्ट भी आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि डब लब डब की आवाज किस अंग से आती है? तो ये हमारे हृदय से आती है। अगला हमारे सामने है कि मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड के अंदर जो है मानव शरीर एक बार धड़कता है और
1 मिनट में लगभग ये 70 से 72 बार धड़कता है। और अगर आपसे प्रति सेकंड पूछ रहा है कि मतलब मानव का जो धड़कन होती है दिल की वो कितनी देर में, मतलब जैसे एक बार धड़का तो दूसरी बार धड़कने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 0.8 सेकंड जो है एक से अधिक बार धड़कने के लिए, मतलब एक बार धड़कने के लिए हृदय को लगता है। उसके बाद है कि ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार में 1 मिनट में कितनी बार जो है हृदय धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। उसके बाद अगला है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं जिन्हें आलिंद और विलय से जाना जाता है। दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया विलय, बाया विलय के नाम से भी हम जानते हैं। अगला है कि स्वस्थ मानव का रक्तचाप कितना होता है, तो 120 से 80 mm पारा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर या फिर बीपी कितना होता है, नॉर्मल 180 से 120, यानी अगर 120 से अधिक होता है तो बीपी हाई होता है, अगर 80 से कम होता है तो बीपी लो हो जाता है। ठीक है, अगला हमारे सामने दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब रनिंग करते हैं तो रक्तचाप या रक्तदाब या फिर बीपी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, आपने रनिंग करके जैसे आप रुकते हो तो आपकी दिल की धड़कन जो है तेज हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। यहाँ पर अपन ने जो है अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको जो ये 50 क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड क्वेश्चन थे, बिल्कुल अच्छे वाले। आपको कुछ भी ऐसा डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट करते हुए चलिएगा। चलते हैं अपने अगले 50 प्रश्नों के लिए। तो प्रश्न हमारे सामने है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है। जो हमारा शरीर होता है उसके अंदर हृदय का कार्य क्या होता है, तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य होता है। मतलब ये रक्त को प्योरीफाई करने का कार्य करता है, या फिर रक्त जैसे ही प्योरीफाई या शुद्ध होकर इसके पास में आता है, तो हृदय क्या करता है, खून को पूरे शरीर के अंदर क्या करता है, फैला देता है, यानी कि पूरे सप्लाई कर देता है, यानी कि हर जगह खून को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हमारा मानव हृदय करता है। अगला है शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है, तो महाधमनी जो है सबसे बड़ी धमनी होती है। अगला है कि स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर जो है मानव शरीर में खून पाया जाता है। अगला है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, प्लीहा करता है। कौन करता है, प्लीहा करता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, दोस्तों रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमने पहले मॉडल पेपर में सॉल्व कर रखा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन या फिर लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है। देखो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, तो इनडायरेक्टली रक्त में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। यानी कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा या फिर आयरन धातु पाई जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। अगला हमारे सामने है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस जो है, मतलब जो खून का शुद्धिकरण होता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। अगला है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, वर्ग यानी किडनी के अंदर जो है खून का शुद्धिकरण होता है। अगला हमारे सामने है कि शरीर की हीमोग्लोबिन का कार्य, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो किसके वजह से हो पाता है, हीमोग्लोबिन की वजह से हो पाता है, या फिर हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, अगला है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का लाल रंग होता है। ये रक्त से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। पहला है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में होता है, सॉरी यहाँ से आ जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा है। शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, वर्क यानी किडनी में होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है किसकी मौजूदगी के कारण, देखो क्वेश्चन है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। हेपेरिन की वजह से शरीर में जो है खून नहीं जमता है। आपने कभी आपका खून लगी हो तो देखना, खून जो होता है गर्म होता है, तो ये हेपेरिन की वजह से होता है। और इसी वजह से जो हमारा खून जमता नहीं है, अगर खून जम जाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाएगा, और ऑक्सीजन का परिवहन रुकने से बंदे की सडन मौत हो सकती है। तो बंदा जब ऊपर जाता है हाई एल्टीट्यूड वगैरह पर, अगर एकदम से ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो वहाँ पर ठंड की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि हेपेरिन की जो है मात्रा कम हो जाती है, खून जम जाता है और बंदा मर जाता है। ओम शांति। ठीक है, अगला है
कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, तो एंथ्रोसाइट्स के नाम से जो है लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल जानी जाती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो ये प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मानव की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 80 दिन का जो है इनका जीवन काल होता है, किसका, आरबीसी का। अगला है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई, CN और H2N+2, और एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो सेलुलोज जो है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगला है कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातक विधि से जो है कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्नों के लिए। यहाँ पर अपना अगला प्रश्न है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है, तो लैक्टिक किण्वन का उदाहरण है। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हमारे लैक्टोबैसिलस द्वारा जो है दूध को दही में जमाया जाता है। और ये किसका उदाहरण है, यानी खट्टा करना किसका उदाहरण है, लैक्टिक किण्वन का उदाहरण है। अगला है द्रव सोना का नाम से कौन जाना जाता है, तो पेट्रोलियम जो है द्रव सोने के नाम से जाना जाता है। अगला है द्रव सोने के नाम से कौन जाना जाता है, पेट्रोलियम जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगला है पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है, ऑक्टेन है। अगला है प्रतिशत फिरोन का पूरा नाम है, तो डाइक्लोरो मीथेन जो है प्रतिशत फिरोन का पूरा नाम है। अगला है किस गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में होता है, तो एसिटिलीन जो गैस होती है उसका उपयोग गैस वेल्डिंग के अंदर किया जाता है। अगला है मानव गुर्दे में बनने वाली प्रक्रिया किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली प्रक्रिया किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के किस गैस का प्रयोग होता है, तो इथाइलिन गैस का, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसे, जो कृत्रिम रूप से पकाए जाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से पकाए जाते हैं इंजेक्शन लगा करके, तो उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, इथाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, तो यूरिया उर्वरक में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में होता है। अगला है कि डीटीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो डीटीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डिफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन सी है, तो हिमिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि IMIC जो है भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी उसके अंदर उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन सी थी, हिमिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि ये जो गैस थी वहां पर बड़े बड़े कंटेनर में थी और ये कंटेनर फट गए थे, तो इस वजह से जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, तो उसके अंदर मुख्य गैस यही थी, ठीक है। अगला है सफेद रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, सफेद रक्त यानी WBC का कार्य क्या होता है, तो शरीर के रोगों से बचाना, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ये बढ़ाता है WBC। अगला है मानव मस्तिष्क की बुद्धि का केंद्र क्या होता है, सेरेब्रम होता है। कौन होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है। अगला है हमारे सामने, ये हमारे शरीर के संतुलन का कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क होता है। अगला, ये सारे मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है, देखो मानव एक शरीर में 16 से 18 बार सांस लेता है। 0.8 सेकंड में, हर 0.8 सेकंड में उसकी दिल की धड़कन धड़कती है। 1 मिनट में 72 बार दिल की धड़कन धड़कती है, ये ठीक है। क्वेश्चन है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि हम जो खाना खाते हैं वो ऊर्जा यानी एनर्जी कहाँ पर कन्वर्ट होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ दी सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्तनधारी किस में यूरिया का निर्माण करते हैं, तो ये यूरिया यकृत यानी लीवर। स्तनधारी जो कि बच्चे पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं, अंडे नहीं देख करके डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। और स्तनधारी अपना यूरिया का निर्माण कहाँ करते हैं, तो ये है उनके यकृत यानी लीवर के अंदर जो है
यूरिया का निर्माण करते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है और मास्टर ग्रंथि भी से कहा जाता है। अगला है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम की वजह से जो है मूत्र का पीला रंग होता है। अगला है शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है, यानी सबसे मजबूत मसल कौन सी है, तो ये होती है जबड़े की। कहाँ की होती है, जबड़े की होती है। अगले प्रश्नों के लिए चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है, गुर्दा जो होता है उसकी क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो नेफ्रॉन जो है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती है। अगला है मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, तो मूत्र में पाई जाती है दोस्तों। अगला है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों। आपने सोनोग्राफी का नाम सुना होगा, तो जो सोनोग्राफी होती है उसके अंदर अल्ट्रासाउंड की मदद से बच्चा कितना क्या बड़ा हो रहा है, क्या उसकी स्थिति है, क्या वो ठीक है नहीं है, तो इन सभी का पता उससे लगाया जाता है। तो ये किसकी मदद से होता है, अल्ट्रासाउंड की मदद से होता है। अगला है प्रथम प्रकनली शिशु का नाम क्या है, तो लुईस जो है प्रथम प्रकनली शिशु का नाम है। अगला है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अग्नाशय जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला है पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है, ये मस्तिष्क में होती है। अगला है मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, सोचना समझना एवं शरीर के संतुलन का कार्य होता है। शरीर का संतुलन मस्तिष्क के उपस्थित सेरेब्रम करता है, जो कि मस्तिष्क का एक मुख्य भाग है। अगला है वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी और मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला है एसआई में तापमान की इकाई क्या है, एसआई में यानी कि जो एसआई में तापमान की इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में तापमान की इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो है 100 क्वेश्चन साइंस के खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको जो है क्लास में मजा आया होगा, क्वेश्चनों में बहुत मजा आया होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल जो है आज मैंने आपको कराए हैं, और आपके कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके बताना। आपने कितने नए सवाल देखे, कितने पुराने सवाल आपने देखे हुए थे, क्या आपका स्कोर 80+ गया है? अगर गया है तो कमेंट करके जरूर बता देना। और कल सुबह तैयार रहना, 8 बजे आपकी जो है मॉडल पेपर यानी वापस से जो अपन जो चल रहे हैं अपने 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जीके और 15 क्वेश्चन साइंस सीरीज चलने वाली है। तो कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। आपको जो है ये पीडीएफ टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है न्यू रावत डिफेंस एकेडमी। चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, घंटा दबा देना।